बच्चों, पिछले वीडियो में अपन ने जनजातियों के बारे में बात की थी, जिसमें से बुशमैन के बारे में चर्चा की थी। आज अपन पढ़ेंगे एस्किमो के बारे में। वैसे तो आप लोगों ने सुना होगा एस्किमो का नाम। ये ठंडे क्षेत्र के होते हैं और इनका जीवन बड़ा ही दुष्कर है, कठिन है। तो एस्किमो उत्तरी अमेरिका के जो जनजाति है आर्कटिक क्षेत्र की, वो कहलाती है एस्किमो। तो एस्किमो जनजाति जो है उत्तरी अमेरिका के आर्कटिक प्रदेश के जो हिमाच्छादित क्षेत्र हैं वहाँ के शिकारी आर्किटक एस्किमो कहलाते हैं। और ये अपना जीवन कच्चा मांस खाकर व्यतीत करते हैं, निर्वाह करते हैं। तो पहला आता है एस्किमो का निवास क्षेत्र की एस्किमो जनजाति कहाँ पर रहती है। ये उत्तरी अमेरिका में बैफिन द्वीप के तटवर्ती भागों और हडसन की खाड़ी के उत्तरी भाग में तथा ग्रीनलैंड में 65 डिग्री उत्तर से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य इनका निवास है। ये लोग अधिक विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए हैं, किंतु इनकी सभ्यता विकसित रूप से बैफिन द्वीप और हडसन की खाड़ी के भागों में देखने को मिलती है, जिसका विस्तार 60 डिग्री से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य है। इसके अलावा ग्रीनलैंड के पश्चिमी तट 65 से 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य भी एस्किमो पाए जाते हैं। एस्किमो की आर्थिक क्रियाएं और रहन सहन में यूरोपीय और अमेरिकी लोगों के संपर्क देखने को मिलता है। फिर आता है इनका भौगोलिक वातावरण, ज्योग्राफिकल कंडीशंस। ये जहाँ पर ये निवास करते हैं ये भाग टुंड्रा प्रदेश कहलाता है। यहाँ शीतकाल है वो बहुत ठंडा होता है। वर्ष के करीब 9 महीने कठोर ठंड पड़ती है। जनवरी और फरवरी का औसत तापमान -34 से 37 डिग्री और कभी कभी ये -46 डिग्री भी चला जाता है। ग्रीष्मकाल यहाँ पर बहुत छोटा होता है। जुलाई में तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है और कभी कभी 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुँच जाता है। अधिकांश समय यहाँ पर बर्फ से ढकी होने के कारण जो मिट्टी है वो विकसित नहीं हो पाती है। यहाँ पर जो चट्टानें हैं वो प्रायः नग्न हैं, जिनके ऊपर किसी तरह का कोई भी ना वनस्पति का आवरण देखने को मिलता है और न ही मिट्टी। कठोर जलवायु है, इसके कारण वृक्ष नहीं हो पाते। ग्रीष्म काल में कभी 1-2 महीने के लिए बर्फ पिघल जाती है, तो यहाँ पर छोटे छोटे रंग बिरंगे घासें, काइयाँ, झाड़ियाँ उग जाती हैं। उस समय यहाँ का जो धरातल है बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। रंग बिरंगे फूलों से ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक कालीन सी बिछ गई है। यहाँ पर वनस्पतियों में शैवाल, काई, लिचेंस और डैंडलियंस, ये यहाँ की घासें हैं जो उग जाती हैं जब बर्फ पिघलती है। गर्मी का जो समय आता है 1-2 महीने का, उसमें टुंड्रा के जो शीत प्रदेश हैं वहाँ पर वनस्पति की वहाँ जीव जंतु भी कम मिलते हैं। वनस्पति नहीं है, इसी तरह से जीव जंतु नहीं है। स्थल पर रेंडियर, कस्तूरी मृग, ध्रुवीय भालू, खरगोश, लोमड़ी, गिरहरी ये दिख जाते हैं। और समुद्री जीवों में सील, वॉलरस और व्हेल यहाँ प्रमुख है। यहाँ कुछ विशिष्ट प्रकार की मछलियाँ भी पाई जाती हैं। अब आता है एस्किमो का शारीरिक बनावट, शारीरिक लक्षण। ये लोग मंगोल जो प्रजाति है उसके जैसे दिखाई देते हैं। कहीं कहीं रक्त मिश्रण से इनमें भिन्नता भी पाई जाती है। इनका रंग भूरा पीला होता है। शरीर का जो डील डॉल है वो सुंदर नहीं होता।
लंबाई 150 से 160 सेंटीमीटर, आँखों का रंग गहरा कत्थई और पलकें हैं वो तिरछी होती हैं। सिर लंबा और गालों की हड्डियां ऊंची। ये लोग संसार में अपनी प्रसन्न मुद्रा के कारण विख्यात हैं। अब आते हैं इनके वस्त्र। शीत ज़्यादा होती है, इसके कारण ये रेंडियर और कैरिबो उसकी खाल से बने हुए कपड़ों को पहनते हैं। ग्रीनलैंड का जो पश्चिमी तट है वहाँ पर कैरिबो नहीं मिलता है। वहाँ पर ये ध्रुवीय भालू के चमड़े के वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। ये प्रायः खाल से बाल नहीं निकालते, उन्हें ज्यों का त्यों ही पहन लेते हैं। पुरुष और स्त्रियों की जो पोशाक है वो प्रायः एक सी होती है। दोनों ही कोट पहनते हैं और उसके पीछे एक झोला होता है। स्त्रियां पीछे के झोले में अपने बच्चों को रखती हैं। ये लोग 2 कोट पहनते हैं। अंदर के कोट के जो बाल हैं वो शरीर पर और बाहर के कोट के बाल बाहर की तरफ। ये लंबे होते हैं कोट पाँव तक और पाँव में जूते पहनते हैं। हाथों में चमड़े की दस्ताने और सिर पर फर की टोपी पहनते हैं। कपड़ों का सिलने का कार्य इनके यहाँ अधिकांशतः स्त्रियाँ करती हैं। वस्त्र अधिकांशतः वाटरप्रूफ, क्योंकि बर्फ पड़ती है इसलिए। जानवर के चमड़े को चबाकर ये नरम करते हैं और फिर उसके कपड़े बनाते हैं। उनकी जो सुई होती है वो नोकदार हड्डी से बनती है और सिलने के लिए जो धागा प्रयोग करते हैं वो जानवरों के पेट की आंतें होती हैं उनका प्रयोग धागे के रूप में करते हैं। अब आता है इनका भोजन। एस्किमो का अमेरिकन इंडियानों द्वारा एस्किमो का जो अर्थ बताया गया है वो कहा गया है कच्चा मांस खाने वाला व्यक्ति। ये लोग मांस को आखेट से तो प्राप्त कर लेते हैं और आखेट माने श्वेत भालू, सफ़ेद भालू, रेंडियर, कैरिबो, लोमड़ी, खरगोश और कोई भी समुद्रदार जानवर। और समुद्री भाग में बर्फ की तह के नीचे व्हेल, सील, वालरस आदि बड़ी बड़ी मछलियाँ उनका शिकार करते हैं और उनको कच्चा ही खाते हैं। किंतु कभी कभी ये मांस को पका कर भी खाते हैं और जब ये मांस खा के उकता जाते हैं तो ये पशुओं के खून को गन्ने की रस की भांति पीना भी रुचिकर समझते हैं। ग्रीष्म के काल में जब बर्फ पिघलती है उस समय ये कंदमूल, फल, बेर और अन्य वनस्पतियाँ जो इनके यहाँ स्त्रियाँ हैं, महिलाएं हैं, वो एकत्रित करती हैं और इनके जो भोजन की आवश्यकता की उससे पूर्ति हो जाती है। अब आता है इनके घर। आप लोगों ने पढ़ा होगा जो एस्किमो हैं वो बर्फ़ के घर बनाते हैं। इनके घरों को इग्लू कहा जाता है। तो जब ग्रीष्म काल आता है, जब बर्फ़ पिघलती है, उस समय ये रेंडियर और कैरिबो की खाल के तंबू उनमें रहते हैं। लेकिन जब सर्दियाँ आती हैं, शीतकाल होती है, तो इनके जो घर हैं ये बर्फ़ से बनाते हैं। ये पत्थर जैसे बर्फ़ के जो मजबूत टुकड़े हैं उनको एक के ऊपर एक रख कर अपना घर तैयार करते हैं। सबसे पहले ये ज़मीन में गहरा गड्ढा खोद तैयार करते हैं और उसके बाद उस गड्ढे में बर्फ़ के जो टुकड़े हैं उनको एक के ऊपर रख कर उनको चिन देते हैं, चिनाई कर देते हैं। इनका जो घुसने का दरवाज़ा होता है वो सुरंगदार होता है जिसमें ये लेट कर या रेंग कर अंदर घुसते हैं। इन घरों को ये इग्लू के नाम से पुकारा जाता है। मकान के अंदर ये जो इनके घर हैं बर्फ़ के बने हुए, उनके अंदर ये क्या करते हैं, सील की चर्बी का एक बड़ा सा टुकड़ा दीपक की तरह जलाते हैं जो धीमे धीमे सारी रात जलता रहता है और इससे प्रकाश और प्रकाश भी मिलता है और गर्मी भी मिलती है। दीपक जिसमें ये उसका चर्बी रखते हैं तो उस
कोई एक पत्थर के टुकड़े पर रख देते हैं और जो उसकी बत्ती है वो काई जो यहाँ मिलती है उसको बटकर उसकी बत्ती बनाते हैं। इस दीपक की ज्योति भले ही धीरे धीरे जलती हो परंतु उससे इनको गर्मी मिलती है। सोते समय लगभग शरीर के उस समय उससे इतनी गर्मी उत्पन्न हो जाती है कि रात को इनको अपने कपड़े भी उतारने पड़ जाते हैं, इतनी गर्माहट हो जाती है अंदर की तरफ। ग्रीष्म काल में जब बर्फ पिघल जाती है तो इनके मकान ढह जाते हैं और अल्पकाल के लिए इन्हें खाल के तंबुओं का निर्माण करना पड़ता है, जिस इनको ये स्यूपिक्स नाम से पुकारते हैं। फिर आते हैं इनके यातायात के साधन। एस्किमो जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर यातायात के साधन के रूप में बिना पहिए की स्लेज गाड़ी, जो गाड़ी है जिसको ये स्लेज के नाम से पुकारते हैं, वो पाई जाती है। स्लेज गाड़ी मुख्य रूप से व्हेल मछली की हड्डी या लकड़ी से बनी होती है। इन गाड़ियों को कुत्ते खींचते हैं जो बहुत ही हृष्ट पुष्ट होते हैं, मजबूत होते हैं। एक स्लेज को सामान्यतः 5-6 कुत्ते खींचते हैं। इनमें एक कुत्ता सबसे आगे और अन्य गाड़ी के पास ही रखे जाते हैं। कुत्तों का मुख्य भोजन सील मछली होता है। ग्रीष्म काल में हिम पिघलने पर ये खुले जल में शिकार करने के लिए नावें बनाते हैं। इनके लिए ये एस्किमो की हड्डी और लकड़ी के ढांचे के ऊपर से सील मछली की खाल मढ़कर एक प्रकार की नाव बनाते हैं जिसको कयाक बोलते हैं। ये लगभग 6 मीटर लंबी होती है। अलास्का और ग्रीनलैंड में बड़े जीव जंतुओं विशेष रूप से व्हेल की शिकार के लिए ये बड़ी और चौड़ी नाव का प्रयोग करते हैं जिसे उमियाक कहते हैं। तो छोटी नाव उसको कयाक और बड़ी नाव उसको उमियाक। छोटी जो नाव है वो छोटे छोटे जीव जंतुओं का शिकार करने के काम में आती है। बनाई दोनों ही व्हेल और मछली की हड्डी से और लकड़ी से बनाते हैं, पर उनके दोनों के आकार में अंतर होता है और ये जब शिकार करके आते हैं तो उसी नावों पर अपने शिकार को रख ले आते हैं। अब आती है इनकी अर्थव्यवस्था। अगर इनकी भौगोलिक परिस्थितियों का अध्ययन करें तो हमें पता चलता है कि इन जहाँ पर ये निवास करते हैं ना तो वहाँ पर कृषि हो सकती है, ना पशुपालन और ना ही अन्य प्रकार के उद्योग धंधे विकसित हो सकते हैं। वहाँ पर वनस्पति का अभाव है, तो न तो वनस्पति पर आधारित उद्योग धंधे स्थापित होंगे और न ही किसी प्रकार न जीव जंतु हैं तो उनके ऊपर आधारित कोई उद्योग धंधा स्थापित हो सकता है। तो इसलिए ये लोग, इनका जो मुख्य व्यवसाय है शिकार करना और भोजन एकत्रित करना, इनका मुख्य कार्य है मछुआ कर्म। ये एक कुशल आखेटक और चतुर मछुआरे हैं। जीव जंतु उनके प्राणाधार हैं। जीव जंतु ही उससे उन्हें भोजन मिलता है, ऊष्मा मिलती है, प्रकाश मिलता है, शरण मिलता है और यातायात के साधन भी जीव जंतुओं के माध्यम से ही इनको प्रदान होता है। इन लोगों का जो शिकार और मछुआ कर्म है वो ऋतुओं के साथ बदलता रहता है। तो 3 तरह की ऋतुएं हैं जिनमें इनके जो आखेट करने का कार्य है वो तीनों ऋतुओं में अलग अलग हमें देखने को मिलता है। पहला आता है शीतकालीन आखेट। शीतकालीन आखेट मुख्यतः समुद्र तटीय प्रदेशों में सागर जल की ऊपरी सतह पर जमी बर्फ के नीचे सील मछली का शिकार। जिन भागों में सील पाई जाती है वहाँ एस्किमो लोग तैरती बर्फ में सील मछली जब सांस लेने के लिए आती है तो जगह जगह क्या कर देते हैं, उसमें छेद बना देते हैं। जब मछली सांस लेने आती है तो वो इनके जो कुत्ते होते हैं वो बहुत ही, उनकी जो सूंघने की शक्ति है बहुत तीव्र होती है, तो वो सूंघ कर पता लगा लेते हैं कि यहाँ पर
सील मछली आई हुई है तो ये लोग उसका शिकार कर लेते हैं। और कई बार क्या करते हैं कि ये दो छेद बनाते हैं। जब एक छेद पर तो टुकड़ा रख देते हैं और मांस का टुकड़ा रख देते हैं, और दूसरे छेद पर ये आदमी एक बैठा रहता है शिकार के लिए तैयार, बिल्कुल अपने भाले लेकर। और जैसी सील मछली आती है, हड्डी का टुकड़ा हिल जाता है और ये अपने इनका एक यंत्र होता है, एक लंबा भाला होता है जिसको ये हार्पून के नाम से पुकारते हैं, उससे उसके ऊपर हमला करते हैं और मछली मर जाती है। इस विधि को ये कहते हैं माऊ पोक। ये कहाँ पर होती है? उत्तरी अमेरिका में। ग्रीनलैंड के जो निवासी हैं उनको उनका सील मछली को एक अलग प्रकार से शिकार करते हैं। इस विधि को कहते हैं इतुआर पोक। इस विधि में कोई मछली का छेद पर मछली जब सांस लेने आती है तो वो हिलती है। जब बर्फ का टुकड़ा हिलता है तो ये ताक में बैठे हुए होते हैं और उस हारपून से उसका शिकार कर लेते हैं। इस प्रकार का जो शिकार है वो नवंबर दिसंबर से लेकर मार्च व अप्रैल तक होता है। इस ऋतु में एस्किमो को भर पेट भोजन नहीं मिल पाता। कई बार मछलियाँ नहीं आती हैं तो ये इनको भूखा भी रहना पड़ता है। दूसरा आता है बसंतकालीन आखेट। मार्च में बसंत ऋतु प्रारंभ होती है। इन दिनों में दिन की लंबाई थोड़ी बढ़ जाती है, तापमान भी बढ़ जाता है, हिम जो बर्फ़ है वो पिघलने लग जाती है। तो सील मछलियाँ धूप सेकने के लिए समुद्री किनारों पर आ जाती हैं। ये लोग घात लगा के बैठे रहते हैं, ताक में बैठे रहते हैं और बड़ी सावधानी से सील मछलियों के समूह तक पहुंचकर उनका शिकार कर लेते हैं। ये लोग सील समूह को देखकर बर्फ पर लुढ़कते हुए सील तक पहुंचते हैं और हारपून से अचानक प्रहार कर देते हैं। इस शिकार की विधि को उतोग कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका के जो बेसिन है या तटीय भाग हैं तथा जो हडसन की खाड़ी है उसका तटीय क्षेत्र है, वहाँ पर ये व्हेल और वॉलरस का शिकार करते हैं। पानी में जाने के लिए खाल की बनी जो नावें हैं, कयाक और उमियाक, उनका प्रयोग करते हैं। बसंत काल में एस्किमो का समुद्री स्तनधारी जीवों के शिकार की ओर ध्यान कम जाता है, लेकिन फिर भी इसी ऋतु में ये कैरिबो ध्रुवीय भालू का शिकार भी करते हैं और ये शिकार स्लेज गाड़ी द्वारा रेंडियर और कुत्तों की सहायता से इनका काम संपन्न हो पाता है। फिर आता है ग्रीष्मकालीन शिकार आखेट। ग्रीष्मकाल के मध्य तक हिम पिघल जाती है और उससे विभिन्न प्रकार की रंग बिरंगी वनस्पतियाँ, छोटी छोटी झाड़ियाँ उग जाती हैं और विभिन्न प्रकार के जीव जंतु झुंड बनाकर इधर उधर दौड़ते फिरते नजर आते हैं। इस मौसम में एस्किमो प्रायः स्थलीय जंतुओं जैसे रेंडियर, खरगोश, लोमड़ी, कैरिबो, सफ़ेद भालू, बतख, इनका शिकार करते हैं। मछलियों का शिकार समुद्रों के स्थान पर नदियों में कयाक और नाव पर बैठकर करते हैं। इस ऋतु में इनको मछलियों का शिकार ज़्यादा मिल जाता है। मछली पकड़ते समय ये एक त्रिशूल में भाले की सहायता से करते हैं। ग्रीष्मकाल में इस प्रकार इनको विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ, कंदमूल और बेर आदि भी प्राप्त हो जाते हैं। ये भोजन में अधिक सहयोग नहीं दे पाते। फिर आता है इनका सामाजिक संगठन। एस्किमो एक पितृवंशीय जाति है जिसमें प्रत्येक समूह में एक जो सबसे बड़ा व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति होता है, वो मुखिया होता है। वही शिकार और मछली पकड़ने के लिए स्थान का चुनाव करता है, सभी प्रकार के निर्देश देता है लोगों को। शिकार से जो भी सामग्री इनको मिलती है वो मुखिया को सौंप दी जाती है और वही उसका बंटवारा करता है।
शिकार एस्किमो का मुख्य व्यवसाय होने के कारण युवाओं को कैरिबो, रेंडियर, सील और वालरस विभिन्न प्रकार के जीवों के आधार के लिए शिकार के लिए इनको प्रशिक्षण दिया जाता है। जहाँ पर ये लोग निवास करते हैं वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ बड़ी कठोर होती हैं, तो ये लोग जो एस्किमो निवासी हैं बहुत ही कठोर वातावरण में निवास करते हैं। इस प्रदेश में ना तो वनस्पति होती है, ना कृषि, ना खनिज और ना ही किसी प्रकार का कोई उद्योग धंधा स्थापित होने की संभावना है। अगर हम सांस्कृतिक दृष्टि से इनको देखें तो ये लोग आज भी पिछड़े हुए हैं। ये कभी स्नान नहीं करते, ना ही अपने कपड़ों को बदलते हैं। केवल कपड़े फट जाने के बाद ही इनके शरीर से उतरते हैं। इनकी आयु कम होती है। मनोरंजन के कुछ साधनों का ये प्रयोग करते हैं, जिनमें फुटबॉल की भांति का एक खेल है वो खेलते हैं। कुश्ती, कुत्तों की सवारी और स्लेज दौड़ाकर ये अपना मनोरंजन करते हैं। इन लोगों के दल में एक जादूगर भी होता है जो महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता है। इनका विश्वास है कि जादूगर के शरीर में भूत का वास है। वह किसी बीमारी के आरोग्य होने के संबंध में भविष्यवाणी करता है। ये लोग देवी देवताओं में विश्वास करते हैं। इतनी कठिन परिस्थितियों में रहने के बावजूद भी इनके चेहरे हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। ये लोग मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं। आजकल जो अब थोड़ा सा इनके जीवन में हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। ये लोग परंपरागत धनुष बाण के स्थान पर बंदूक और हड्डी की सुई के स्थान पर लोहे की इस्पात की सुई और आग जलाने के लिए माचिस का प्रयोग करने लगे हैं। इसी प्रकार जिनकी जो स्लेज गाड़ी है उसके कुछ हिस्सों में इस्पात का प्रयोग होने लगा है। इस प्रकार से एस्किमो संस्कृति पत्थर युग से लौह युग की तरफ अग्रसर हुई है। जो एस्किमो लोगों को उनकी आवश्यकताओं की वस्तुएं देकर बदले में जो श्वेत जनजाति है वो क्या करती है, इनको कोई आवश्यक वस्तुएं चाहिए होती हैं, वो देने के लिए उनसे खाल, अस्थियां, समूर खरीद लेते हैं और उसके बदले में उनको इन खाद्य सामग्री उपलब्ध करा देते हैं। कुल मिला के वस्तु विनिमय यहाँ पर होता है। फिर आता है पर्यावरण समायोजन। विश्व का कोई प्रदेश ऐसा नहीं है होता जहाँ एस्किमो के निवास क्षेत्र के समान विषम और प्रतिकूल जो भौगोलिक दशाएं हैं वो देखने को मिले। फिर भी शीत प्रधान इस प्रदेश में एस्किमो लोगों ने प्राकृतिक पर्यावरण के साथ संपूर्ण समायोजन करके अपने जीने के लिए यथासंभव प्रयास किए हैं। इनके जो भोजन, वस्त्र, घर, यातायात के साधन, औजार, धनुष सभी प्राकृतिक पर्यावरण से विशिष्ट प्रकार के अनुकूलन के ही परिणाम हैं। इनकी अगर क्रियाकलाप देखें तो प्राकृतिक पर्यावरण द्वारा ही नियंत्रित हैं। यह पर्यावरण नियतवाद का अद्भुत उदाहरण है। अपन ने पढ़े थे ना निश्चयवाद और संभववाद, तो निश्चयवाद का ये एक हमें उदाहरण प्रस्तुत करता है। यहाँ मनुष्य की समस्त मौलिक आवश्यकताएं, भोजन, वस्त्र, आश्रय, औजार, आर्थिक क्रियाएं, सामाजिक संगठन और संस्कृति सभी पर्यावरण की जो दशाएं हैं उनके द्वारा ही नियंत्रित की जाती हैं। एस्किमो जो जनजाति है अत्यंत सरल प्रकृति के होते हैं, जो प्रायः युद्ध, चोरी, लूट आदि से अनभिज्ञ हैं। इनके समाज में एक विवाह की प्रथा है। ये लोग जादू टोना में विश्वास करते हैं। इनमें एक जादूगर है जो समाज का अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ति है। ये लोग समुद्र देवी भी मानते हैं जो समुद्र में रहती है, जीवों को नियंत्रित करती है। समुद्र देवी
के नाराज होने पर इनको भारी नुकसान होने का डर रहता है, इसलिए इसकी पूजा करते हैं। इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये लोग आज भी अंधविश्वासी हैं, जो प्रतिकूल परिस्थितियों में रहने वाले आदिम समाज के सर्वथा अनुकूल हैं। तो ये था हमारा एस्किमो। बच्चों, एग्ज़ाम में दो जनजातियाँ, एक तो अंतर्राष्ट्रीय और एक भारत की जनजाति, कई बार दोनों अलग अलग आ जाती हैं और कई बार अथवा करके। अभी तो अपन अंतर्राष्ट्रीय जनजातियों के बारे में पढ़ रहे हैं, बुशमैन पढ़ लिया, एस्किमो पढ़ लिया, एक और पढ़नी है पिग्मी। तो क्वेश्चन कभी कभी सपोज दिया गया है कि एस्किमो जनजाति अथवा भारत की कोई भी जनजाति, गौंड, नागा और भील, इन तीन पढ़ेंगे तो अथवा करके दूसरी जनजाति पूछ लेते हैं। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं कि दोनों ही जनजातियों को लिख देते हैं, जबकि पूछिए कि अथवा शब्द लगा हुआ है तो या तो हमें राष्ट्रीय करनी है या अंतर्राष्ट्रीय करनी है। तो बच्चों, इस बात का ध्यान रखना है कि अगर कोई भी जनजाति जिसमें बीच में अथवा लगा है, नंबर आप समय खराब करेंगे, दोनों लिखेंगे, तो हमें एक ही जनजाति का वर्णन करना है। और ये सारे जो पॉइंट्स मैंने आपको दिए हैं, निवास क्षेत्र है, भौगोलिक वातावरण है, उनका शारीरिक लक्षण है, वस्त्र है, भोजन है, निवास गृह है, यातायात के साधन है, अर्थव्यवस्था है, सामाजिक संगठन है, ये सारी चीज़ें कोई भी आप जनजाति का प्रयोग करेंगे, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय हो चाहे राष्ट्रीय हो, तो इन पॉइंट्स के आधार पर करेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। थैंक यू बच्चों, आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे और तैयारी करते रहिए। समझ में नहीं आता है कोई चीज़ तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों।